नमस्कार, मैं डॉक्टर सीपी ददीज, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स फॉर फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि करीब 15% मरीज जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या है? कोई भी बीमारी, एनी डिजीज विच इज गोइंग टू अफेक्ट एडवर्सली टू मदर और फीटस और बोथ इज सपोज टू बी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कारणों के बारे में अगर चर्चा करें तो जिन माताओं को प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। जिस प्रकार से अगर किसी की कोई हिस्ट्री है कि पहले अबॉर्शंस रहे हैं, बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री रही है, या प्रीटर्म डिलीवरी रही है, या जिनको हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज़ है, या रीनल पैथोलॉजी है, या लिवर डिजीज़ है, या जिनके प्रेगनेंसी के साथ में ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड्स हैं, या जिनके आईवीएफ से ट्रीटमेंट हुआ है, या इनकॉम्पिटेंट ओवस जिनके हैं, या और कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर उसके साथ में है, तो ये सारे मरीज़ हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी ग्रुप में आते हैं। अब इन पेशेंट्स के लिए हमें एक सामान्य मरीज़ की तुलना में अधिक ध्यान देना होता है। ज़्यादा बार डॉक्टर के पास में आना होता है, इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं और अपनी नज़र में रखना होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जो पेशेंट आते हैं उन पेशेंट्स को बार बार देखने के कारण उन पेशेंट्स में हम ऑप्टिमल आउटकम दे सकते हैं। जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसको एडवाइस करें कि जितना जल्दी हो प्रेगनेंसी के बाद में आप इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट को, गायनेकोलॉजिस्ट को, ऑब्स्टेटिशियन को कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी आने के बाद कम से कम 4 विजिट एक 9 महीने के पीरियड में आपकी इंस्टीट्यूशनल होनी ज़रूरी है। पहली विजिट जितना जल्दी हो सके, दूसरी विजिट 14 से 18 हफ्ते के बीच में, तीसरी विजिट 24 हफ्ते से 28 हफ्ते के बीच में, और चौथी विजिट कम से कम 36 हफ्ते पे होनी चाहिए। जैसे ही पेशेंट हमारे पास में आता है पहली बार, हमें उसका पूरा ध्यान से उसको देखना होता है, उसका एग्जामिनेशन करना होता है, उसकी सारी हिस्ट्री लेनी होती है, पूछना होता है कि माता पिता आदि को कोई डायबिटीज़ इत्यादि तो नहीं है, पहले की प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर तो नहीं था, पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, या कोई ऑपरेशन की हिस्ट्री तो नहीं है। जिस प्रकार से कई बार कई पेशेंट्स जो हैं वो मायोमेक्टमी की सर्जरी के बाद में कंसीव करते हैं तो उनका अलग से ध्यान रखना पड़ता है। पेशेंट को ये भी बताना पड़ता है कि कुछ वार्निंग साइंस है जिनके बारे में वो ध्यान रखें। अगर उनको फीवर 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आती है तो ये वार्निंग साइन है। अगर उनको ब्रीथलेसनेस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या उनको चक्कर आते हैं, या उनको दिखने में अगर गड़बड़ होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, या उनके शरीर पे स्वेलिंग आ जाती है, पैल्पिटेशन होता है ज़्यादा, या पेट में दर्द होता है, या ब्लीडिंग होती है परवेजिनम, या फिर डिस्चार्ज ऑफ लाइक होता है, तो उनको इमीडिएटली रिपोर्ट करना होता है। साथ ही साथ उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि 20 हफ्ते बाद में जब बच्चे के मूवमेंट्स पता लगने चालू हो जाते हैं तो कम से कम 20 बार 1 घंटे के अंदर मूवमेंट उनको फील हों। अगर उनको ये मूवमेंट्स फील नहीं होते तो उन्हें अपने कंसल्टेंट से इमीडिएटली संपर्क साधना होता है। ब्लड प्रेशर जो है वो करीब 25% मॉर्बिडिटी का कारण होती है प्रेगनेंसी के दौरान। हाई ब्लड प्रेशर आपकी प्रेगनेंसी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो इसको हाइपरटेंशन की कैटेगरी में कहते हैं। हाइपरटेंशन आपके प्रेगनेंसी से पहले भी हो सकता है, इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान भी हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। यूजुअली 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू होता है, इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर ये अनकंट्रोल हो तो सीवियर प्री इक्लेम्पसिया में चला जाता है, और ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ने पे ये इक्लेम्पसिया भी हो सकता है। इक्लेम्पसिया में पेशेंट को कन्वल्जन्स आते हैं, दिमाग में, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, लिवर और किडनी फेलियर होने के चांसेस भी रहते हैं, कभी कभार मृत्यु भी हो सकती है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से बच्चे की विकास पे भी असर पड़ता है,
ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, प्री मेच्योरिटी के चांसेस रहते हैं, बच्चे की कई बार इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो जाती है। दूसरा जो कॉमन कारण है वो डायबिटीज़ विद प्रेगनेंसी। डायबिटीज़ जैसे ही पहली बार आपके पास मरीज़ आता है तो हमें आते ही उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दे के फर्स्ट विजिट पे ही 2 घंटे बाद में उसकी ब्लड शुगर चेक करनी होती है। यह ब्लड शुगर 140 मिलीग्राम परसेंट से कम होनी ज़रूरी है। अगर ये 140 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है तो उस मरीज़ को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं और जीडीएम के पेशेंट्स को फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इंसुलिन मल्टीपल डोजेज में इनको देना होता है। आइडिया ये होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर 95 के आसपास रहे और पीपीवीएस जो 2 घंटे बाद में खाने के बाद में शुगर है वो करीब 140 से नीचे रहे। इन पेशेंट्स को अगर पहली बार में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आता है, 140 से कम आता है, तो दूसरी बार जो वो 26 से 30 हफ्ते के बीच में आपके पास में आए तो उनका ब्लड शुगर फिर चेक करना होता है और डिसाइड करना होता है कि ब्लड शुगर नॉर्मल है। अगर तो 140 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा है तो उनको इंसुलिन की थेरेपी देनी होती है। क्योंकि डायबिटीज़ के कारण मदर को भी नुकसान होता है, मदर को हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। मदर को चूंकि डायबिटीज़ के अंदर पानी ज़्यादा बनता है बच्चे के चारों तरफ, तो बच्चेदानी ज़्यादा बड़ी होने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस के कारण डिलीवरी के बाद में रक्तस्राव भी ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक बच्चे का प्रश्न है, बच्चे को डायबिटीज़ के कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। उसकी लंग मैच्योरिटी डिले हो जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है डिलीवरी के बाद में और बहुत कॉमनली बच्चे को डिलीवरी के बाद में उसके ब्लड शुगर भी कम होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे की साइज़ भी डायबिटिक मदर की ज़्यादा होने के कारण डिलीवरी के वक्त उनको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट भी बड़ा आवश्यक है। इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट जो होते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया उसको कहते हैं जिसमें अपन सामान्य भाषा में कहते हैं कि आवल नीचे की तरफ है। आवल नीचे की तरफ होने का मतलब ये है कि वह बच्चेदानी के मुंह के पास में उसका लोअर एंड है, कई बार इसको कवर भी कर सकती है और इसके कारण जो है कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान जो नीचे का हिस्सा आंवल का होता है वो सेपरेट हो जाता है, डिटेच हो जाता है और ब्लीडिंग का कारण होता है। ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है। यूजुअली ये ब्लीडिंग 1-2 दिनों में रुक जाती है लेकिन बार बार भी हो सकती है। अधिक रक्तस्राव होने की स्थिति के अंदर अपने को प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करनी पड़ सकती है। इसलिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के कारण इसका ज़्यादा ध्यान रखना होता है और सामान्यतया आराम करना होता है घर पे ताकि ये ब्लीडिंग न हो। ट्विन प्रेगनेंसी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। ट्विन प्रेगनेंसी के कारण मदर को हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं और स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस होता है, उसके कारण सांस लेने में दिक्कत आती है। कई बार डायबिटीज़ भी इन पेशेंट्स में ज़्यादा पाई गई है। ट्विन प्रेगनेंसी के कारण बच्चे को प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिलीवरी के बाद में सांस की तकलीफ होना और बच्चे का वज़न कम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स रहती है। ट्विन डिलीवरी के अंदर प्रेजेंटेशन जो होता है बच्चा उल्टा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, तो ऑपरेटिव इंटरवेंशन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एक अलग बीमारी है जो कि थायराइड की सिक्रीशन कम होने के कारण होती है और प्रेगनेंसी में थायराइड के लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए। जैसे ही पहली बार पेशेंट आपके पास में आता है एंटीनेटल चेकअप के लिए, TSH की जांच, फ्री T4 की जांच अपने को करवानी होती है और आइडिया ये होता है कि TSH 2.5 इंटरनेशनल यूनिट से कम रहना चाहिए। अगर TSH ज़्यादा हो तो थायरोक्सिन की एक टेबलेट लेनी चाहिए क्योंकि थायरोक्सिन की कमी के कारण बच्चे के अंदर विकास रुक जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है और बच्चे को डिलीवरी के बाद में सांस की तकलीफ भी हो सकती है। इसलिए अगर किसी पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको थायरोक्सिन की ट्रीटमेंट चिकित्सक की देखभाल में लेकर उसका इलाज करना भी ज़रूरी होता है। हाई रिस्क पेशेंट्स की डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन भी ऐसा हो जिसके अंदर 24/7 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। फैसिलिटीज़ में अवेलेबिलिटी ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, availability of the doctors, availability of OT and anesthetist, availability of blood transfusion facility must be there. In-house
Blood transfusion facility has to be there for institutional delivery. Last but not least, level 3 neonatal unit has to be there for taking care of newborns after delivery in case if there is any problem. Thank you very much.